गुड मॉर्निंग बच्चों। ओके, 12th एग्रीकल्चर के सेशन में आपका स्वागत है। 12th एग्रीकल्चर में हमारा 5वां लेसन चल रहा था, जिसका आज लास्ट टॉपिक है। इवन आज ये लेसन खत्म हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है शुष्क खेती के बारे में। लास्ट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने मिश्रित फसलों के बारे में। मिश्रित फसलें क्या होती है और उसके भी कितने टाइप्स होते हैं। ओके, इस पूरे लेसन में हम लोगों ने बात की कि पहले हमने इसमें टिलेज या भूमि परिष्करण के 4 टर्म की जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती है। तो उसमें हमने पहले टिलेज या भूमि परिष्करण के बारे में बात की, फिर हमने इसमें सस्य चक्र या क्रॉप रोटेशन फसल चक्र के बारे में बात की थी। थर्ड जो हमारा इसमें टॉपिक था वो था मिश्रित फसल के बारे में, मिश्रित खेती के बारे में था। आज हम पढ़ेंगे शुष्क खेती के बारे में। तो हमारे जो लेसन का टाइटल है तो यही है, शुष्क खेती और उसके सिद्धांत और महत्व। तो आज का टॉपिक है शुष्क खेती। शुष्क खेती यानी बिना पानी के। ये बहुत ऑलमोस्ट हम लोग मोस्ट ऑफ द लोग जानते हैं कि शुष्क खेती का मतलब क्या होता है। इसमें क्या होता है, यानी ऐसा क्षेत्र, कौन सा, चाहे वो शुष्क हो या अर्ध शुष्क क्षेत्र हो, ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा की मात्रा, यानी जो वर्षा से या बादल जल प्राप्त होता है, जो वर्षा से प्राप्त हो, ओस से प्राप्त हो, बर्फ के द्वारा प्राप्त हो या किसी भी और अपने क्या बोलते हैं कोहरे की वजह से प्राप्त हो, तो किसी भी तरीके से प्राप्त जो जल है उसकी मात्रा वाष्पीकरण से जो नष्ट होता है जल, उसकी अपेक्षा कम होती है। तो ऐसी खेती को हम क्या कहेंगे, या अगर हम वहां पे खेती करते हैं तो उसको कहेंगे शुष्क खेती। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। माना कि आपके खेत में 5 लीटर पानी आता है। ये पानी प्राप्त होता है आपको वर्षा से या फिर ओस से मान लो, या फिर बर्फ के माध्यम से मान लो, या फिर कोई भी कोहरे के माध्यम से, कोई भी प्राकृतिक जल का स्रोत, उससे हमें ये प्राप्त हुआ है 5 लीटर पानी। परंतु आपके यहाँ वाष्पीकरण के द्वारा 7 लीटर पानी नष्ट हो जाता है। किसके द्वारा? वाष्पीकरण के द्वारा। तो ऐसे एरिया जहां वाष्पीकरण की मात्रा वर्षा जल या किसी भी प्राकृतिक माध्यम से प्राप्त हुए जल की अपेक्षा ज्यादा होती है, क्या कहलाती है? शुष्क खेती। ठीक है, समझ में आया? अगर इसको डेफिनेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वह सारे शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र जहां पर वाष्पीकरण की मात्रा वर्षा से प्राप्त जल या वर्षा या ओस या बर्फ या वर्षण के से प्राप्त जल की अपेक्षा ज्यादा होता है, और जहां सिंचाई का कोई उपयुक्त साधन नहीं होता, यानी फसलों की सिंचाई करने के लिए कोई अलग से फैसिलिटी नहीं होती, जहां पर फिर वहां पर नमी संरक्षण के सिद्धांतों का यूज करते हुए अगर हम खेती करते हैं तो उसको कहेंगे शुष्क खेती। क्लियर है? एक बार और देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ऐसे सभी शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र जहां पर वाष्पीकरण की मात्रा वर्षा जल, बर्फ या ओस से किसी भी माध्यम से प्राप्त जल की अपेक्षा ज्यादा होती है, जहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होती है, तथा वहां पर खेती नमी संरक्षण की क्रियाओं के द्वारा या नमी संरक्षण के सिद्धांत के द्वारा की जाती है, तो उस क्षेत्र को क्या, या उस खेती को क्या कहा जाता है? शुष्क खेती कहा जाता है। ठीक है, तो ये होती है शुष्क खेती। अच्छा, यहाँ एक और टर्म होती है, वो होती है असंचित खेती। ये दो टर्म है, बहुत डेफिनेशन पूछी जा सकती है, बहुत टाइम पूछी भी गई है। तो ये इसमें और इसका थोड़ा अलग अलग सीन होता है। असंचित क्षेत्र ऐसे खेती होती है जिसमें क्या होता है, आपने फसलों को पानी नहीं पिलाया जाता है। वहां पर क्या होता है, प्राकृतिक रूप से ही आपको या आपके फसलों को इतना पानी मिल जाता है कि आपको बाहर से अलग से सिंचाई करने की कोई जरूरत नहीं होती, तो वो होता है असंचित खेती। क्लियर है? असंचित या जिसे बारानी क्षेत्र की खेती भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा, ये कहाँ होती है? आर्द्र क्षेत्रों में, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ भरपूर मात्रा में बारिश होती है, तो उन क्षेत्रों में क्या होता है, बारिश से ही फसलों की जो जल मांग है उसकी पूर्ति की जा सकती है, इसलिए उनको बाहर से अलग से सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जाती। तो जब सिंचाई की अनुपस्थिति में ये खेती की जाती है तो उसको कहेंगे हम असंचित खेती। जबकि इन क्षेत्रों में क्या है कि वर्षा ही कम प्राप्त हो रही है जबकि वाष्पीकरण ज्यादा प्राप्त हो रहा है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। आई होप ये दोनों चीजें समझ में आ रही होगी। हम बात कर रहे हैं शुष्क खेती। तो शुष्क खेती में हमें इतना पता है कि चीजें ऐसे होती है,
फिर भी खेती की जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट देखा जाए राजस्थान का लगभग 60% क्षेत्र इसी एरिया में आता है, यानी शुष्क खेती वाले एरिया में आता है। तो हम इतने बड़े एरिया को तो छोड़ नहीं सकते। तो अब क्या किया जाता है, कुछ सिद्धांतों के माध्यम से या कुछ अलग से शस्य क्रियाएं करके इन क्षेत्रों में फसलोत्पादन किया जाता है, यानी फसलें ली जाती है, और ताकि हमें क्या हो, इतने बड़े एरिया से भी हमें प्रोडक्शन प्राप्त हो। तो जो खेती की जाती है वो किस सिद्धांत के माध्यम से बात की जाती है, तो इस पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शुष्क खेती के सिद्धांत। शुष्क खेती के सिद्धांतों की बात करें, यानी शुष्क खेती 2 सिद्धांतों पे काम करती है। अगर आपको इस 60% एरिया में ये एस्टिमेट है, तो अगर इतने बड़े एरिया में आपको खेती करनी है तो 2 चीजें ध्यान में रखी जाती है। पहला, नमी संरक्षण का सिद्धांत। जो पहला सिद्धांत होता है वो होता है नमी संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, पहला सिद्धांत क्या है, नमी संरक्षण का सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत होता है फसल प्रबंधन का सिद्धांत। शुष्क क्षेत्रों में जो खेती की जाती है वो 2 सिद्धांतों के आधार पर की जाती है। पहला नमी संरक्षण का, दूसरा होता है फसल प्रबंधन का। अच्छा, एक जनरल भाषा में कहा जाए, नमी से आपको शुष्क क्षेत्रों में खेती करनी है तो आप 2 चीजें ट्राई करो। एक कि आपको जितना भी पानी मिला है वर्षा जल से या किसी भी माध्यम से, उसको आप ट्राई करोगे कि ज्यादा से ज्यादा मृदा में स्टोर करो, ताकि वो क्या हो, उसकी हर एक बूंद वेस्ट ना जाए और फसल उत्पादन के काम आ जाए। तो वो जो चीजें यूज की जाएगी वो आएगी नमी संरक्षण के सिद्धांत। यानी आपने जो भी टेक्निक यूज की है जिसकी वजह से आपने क्या करना है, नमी को स्टोर किया है अपने खेत में, ताकि उस नमी का प्रयोग हम किसमें कर सकते हैं, फसल उत्पादन में करेंगे। तो वो हो गया नमी संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा सिद्धांत था फसल उत्पादन का, यानी नमी आपने संरक्षण करी, उसके साथ साथ ट्राई करते हो कि आप ऐसी फसलें लो या उन फसलों का भी इस तरीके से मैनेजमेंट करो कि वो फसलें उस कम से कम जल में भी अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन दे सके। यानी ऐसी फसलें जो सूखे में भी उग जाती हो, जैसे आप बात करें अपने मोठ की बात करते हैं या बाजरा की बात करें या सरसों की बात करें, तो ऐसी फसलें जो क्या होती है, कम से कम जल में भी सर्वाइव कर जाती है और जल्दी पककर हमें अच्छा प्रोडक्शन देती है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रख के हम खेती करते हैं, शुष्क खेती में। तो इस आधार पर इसके 2 सिद्धांत बने, पहला था नमी संरक्षण का सिद्धांत और दूसरा है फसल प्रबंधन का सिद्धांत। यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं नमी संरक्षण का सिद्धांत, यानी जो नमी आपको प्राप्त हुई है, पानी जो भी प्राप्त हुआ है उसको आपने ज्यादा से ज्यादा टाइम तक या उसकी हर एक बूंद को कैसे स्टोर करना है, जिससे कि उसका प्रयोग हम फसल उत्पादन में कर सके। तो नमी संरक्षण का जो पहला सिद्धांत है वो कहता है कि मृदा की जलधारण क्षमता बढ़ाना। यानी नमी संरक्षण का पहला सिद्धांत क्या कहता है कि जो मृदा है उसकी जलधारण क्षमता बढ़ा दो, यानी आप जितना भी पानी डालो वो वेस्ट ना हो, सारा सारा आपकी मृदा लेके उसको लंबे टाइम तक होल्ड कर सके। वो कैसे करना है आप सब जानते हो कि हमने इस पर काफी बार डिस्कस कर लिया कि जैसे रबी की फसलें कटने के बाद गर्मियों में गहरी जुताई करके छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जब बारिश का अपने जून जुलाई में जब मानसून में बारिश प्राप्त होती है तो उसकी वजह से वो क्या होगा, जब अगर बिना जुता हुआ खेत होता है तो पानी इतना ऑब्जर्व नहीं होता, वो डायरेक्ट बहकर निकल जाता है। जबकि इस एरिया ऐसे करने से क्या होगा, जितना भी पानी आपको प्राप्त होगा वो सारा का सारा खेत ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, तो पहला सिद्धांत है कि मृदा क्या जलधारण क्षमता बढ़ा दो। दूसरा सिद्धांत कहता है मल्चिंग का प्रयोग। दूसरा सिद्धांत के आधार पर दूसरा सिद्धांत क्या कहता है नमी संरक्षण का, कि मल्चिंग का प्रयोग करो। मल्चिंग का प्रयोग कैसे, कि जैसे जो भी आपने जलधारण क्षमता बढ़ाई उसका जितना भी पानी आपने मृदा ने स्टोर किया, अब वो पानी वापस वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा वापस खराब ना हो जाए, इस वजह से आपने क्या कर देना है, मृदा सतह के ऊपर एक अवरोध उत्पन्न करना है, जिसकी वजह से जो नीचे वाला पानी है वो ऊपर ना जाए, यानी वेस्ट ना हो। और उस जो बीच में अवरोध के रूप में जो भी चीजें यूज करते हो, चाहे वो घास फूस हो, पत्तियां हो, या मृदा की खुद की परत का भी यूज किया जाता है, या प्लास्टिक परत हुई, तो उन सब का प्रयोग क्या कहलाएगा, मल्च कहलाएगा। तो दूसरा सिद्धांत है
मल्चिंग का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है पौधों में वाष्पोत्सर्जन को कम करना। ओके, वह पहला सिद्धांत हो गया कि आप एक तो जलदान क्षमता बढ़ा, दूसरा उस जलदान क्षमता से प्राप्त पानी को वेस्ट नहीं होने देना, उसके लिए मल्चिंग यूज करती है, और तीसरा था वाष्पोत्सर्जन वाला। पौधे जितना भी पानी यूज करते हैं उसका ऑलमोस्ट 90 से 92% जो जल है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा नष्ट हो जाता है। सिर्फ 8 से 10% पानी जो होता है वो क्या होता है, पौधे को प्राप्त होता है। तो इतने बड़े अमाउंट में पानी का वेस्टेज बचाने के लिए क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायन जो होते हैं, चाहे वो पत्तियों पे वैक्स की फिल्म बनाना हो या फिर किसी भी प्रकार के रसायनों का प्रयोग करके उनकी वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर दिया जाता है, जिससे कि पानी का जो वेस्टेज है जो वायु वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हो रहा है तो वो कम हो सके और पानी कम से कम वेस्ट हो सके। तो ये होता है नमी संरक्षण का सिद्धांत। इस 3 तरीके से आप नमी को स्टोर कर सकते हो। दूसरा सिद्धांत है फसल प्रबंधन का सिद्धांत, यानी नमी संरक्षित हो गई। अब आपको ट्राई करना है कि जो फसल आप ले रहे हो उसमें कुछ ऐसी फसलों का चुनाव करें। पहला सिद्धांत कहता है फसलों का चुनाव। फसलों का चुनाव मतलब यानी नमी फसल प्रबंधन का पहला सिद्धांत कहता है फसलों का चुनाव। फसलों का चुनाव यानी आपको इस तरीके की फसलें यूज करनी है जो कम से कम पानी में भी अच्छे से सर्वाइव कर सके, ना कि ऐसी जिनको बहुत ज्यादा पानी। जैसे आपको पता है कि आपका क्षेत्र शुष्क है, यहाँ शुष्क खेती करनी है और आपने वहां पे बो दिया गेहूं, तो गेहूं क्या प्रोडक्शन देगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए, प्रॉपर मात्रा में पानी चाहिए। तो आप ऐसे एरियाज में उन फसलों का प्रयोग करो जिनको कम से कम पानी में भी अपना अच्छे से सर्वाइव कर सके। जैसे मोठ हुआ, अपना चना हुआ, जिसमें मोस्ट ऑफ दलहनी फसल है, उनको बाकी ग्रेविनी फैमिली की जो फसलें होती है उनकी अपेक्षा थोड़ा कम पानी में भी वो सर्वाइव कर लेती है। तो पहला समझ में आया कि फसलों का चुनाव ऐसे करो कि वो क्या हो, कम से कम पानी में भी आराम से सर्वाइव कर सके। दूसरा सिद्धांत कहता है कि किस्मों का चुनाव। किस्मों का चुनाव मतलब पर्टिकुलर फसलों में भी कुछ पर्टिकुलर किस्में ऐसी होती हैं जिनको कम पानी में भी अच्छा प्रोडक्शन दे जाता है, कम पानी में भी अच्छा प्रोडक्शन दे जाती है। जैसे ज्वार की बात करें, ज्वार की SPV 96 ये किस्म होती है, वेराइटी है, जिसको ज्वार की बाकी वेराइटी है उनकी अपेक्षा भी अगर पानी कम मिलता है तो भी ये अच्छा प्रोडक्शन दे देगी। तो ट्राई करो कि फसलों के साथ साथ उन फसलों में भी ऐसी किस्मों का चुनाव किया जाता है जिनसे जो कि कम से कम पानी में भी अच्छा प्रोडक्शन दे देगी। ठीक है, तीसरा जो चुनाव है वो है, या तीसरा जो सिद्धांत है वो है जुताई। जुताई में क्या होता है, यानी आपको ट्राई करना है कि अधिक से अधिक जुताई करें और गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करने से क्या होता है कि मृदा के नीचे तक पानी का ऑब्जर्व होता है, और अधिक जुताई करने से क्या होता है, ऐसे क्षेत्र जहां जुताई नहीं की जाती वहां से वहां से पानी वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा ज्यादा नष्ट होता है, अगर हम कंपेयर करें जुते हुए खेत की अपेक्षा। ठीक है, यानी जुते हुए खेत में वाष्पीकरण की समस्या थोड़ी कम होती है, जबकि जो बिना जुता हुआ खेत होता है वहां वाष्पीकरण की समस्या ज्यादा होती है। तो तीसरा सिद्धांत कहता है, फसल प्रबंधन का तीसरा सिद्धांत कहता है कि इसमें क्या करना है कि फसलों की या खेत की जुताई करना है। तो चौथा सिद्धांत की बात करें, फसल प्रबंधन का चौथा सिद्धांत कहता है बुआई के बारे में। बुआई के बारे में क्या कि शुष्क क्षेत्रों में बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा बीज दर 20 से 25% ज्यादा रखी जाती है, परंतु पौधों की संख्या 20 से 25% कम रखी जाती है। 20 से 25% ज्यादा क्यों, क्योंकि इसमें डाला हुआ हर बीज अंकुरित हो ये जरूरी है। तो आपका खेत खाली रहे वो भी नुकसानदायक है, इसलिए जब भी शुष्क क्षेत्रों में बुआई की जाती है उनमें बीज दर होती है वो नॉर्मल खेतों की अपेक्षा क्या होती है, 20 से 25% ज्यादा होती है। जबकि अगर बात करते हैं हम पौधों की, तो पौधों की संख्या इसमें कम रखी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन
से पानी को नष्ट करेंगे। तो ये होता है इसका चौथा सिद्धांत। अच्छा, पांचवें सिद्धांत की बात करें तो वो है खरपतवार नियंत्रण। अच्छा, खरपतवार नियंत्रण कैसे? हमारे यहाँ फसलों के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है, अगर ऊपर से खरपतवार भी उग जाते हैं तो खरपतवार किस तरीके से आनंद करते हैं ये हम सब जानते हैं कि खरपतवार क्या होता है, बाकी फसलों के अपेक्षा ज्यादा पानी का यूज करते हैं, ज्यादा गहरे तक उनकी जड़ें जाती है। तो इन सभी चीजों के माध्यम से वो क्या करेगा, फर्टिलाइजर, पानी और बाकी चीजों में भी फसलों के लिए कंपटीशन करेगा। तो ट्राई करें कि खरपतवारों का भी नियंत्रण हो। नेक्स्ट है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरकों में क्या कहा गया है कि शुष्क क्षेत्रों में खाद एवं उर्वरक जो होते हैं वो सिंचित क्षेत्रों की अपेक्षा कम दिए जाते हैं, क्योंकि खाद एवं उर्वरकों के लिए क्या चाहिए, खाद आप डाल सकते हैं, पर उर्वरकों में क्या दिक्कत आती है कि उर्वरकों में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उर्वरकों के लिए उनकी रासायनिक अभिक्रिया के लिए पर्याप्त मात्रा में जल चाहिए होता है। इसलिए खाद या उर्वरकों में भी अगर आप फसलों की बुआई खरीफ ऋतु में कर रहे हो तो खरीफ में वही जैसे हम यूज करते हैं नाइट्रोजन की आधी मात्रा और बाकी फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा करते हैं, नाइट्रोजन की आधी मात्रा बाद में दो रूपों में टुकड़ों में क्रॉप ड्रेसिंग के रूप में डालते हैं। परंतु रबी की फसल में सारी चीजें एक साथ डाल दी जाती है क्योंकि पानी नहीं मिल पाता फसलों को, इस वजह से। नेक्स्ट सिद्धांत होता है वो है उर्वरकों का। सातवां आखिरी सिद्धांत है वो है मिश्रित फसल। अच्छा, फसल शुष्क क्षेत्र में फसल प्रबंधन का जो लास्ट सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि ट्राई करें कि इन क्षेत्रों में जहां जितना हो सके मिश्रित फसलों का प्रयोग किया जाए, जिससे कि जितना भी एरिया है, जितना भी पानी है, जितना भी आपने खाद उर्वरक डाला उसका प्रॉपर यूज हो सके। तो ये था शुष्क कृषि के बारे में, शुष्क खेती के बारे में। एंड आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन प्लस उसके सिद्धांत याद रखने। सिद्धांत दो ही सिद्धांत है, पहला था नमी संरक्षण का जो आपको कैसे करना है, या तो आप जलधारण क्षमता बढ़ा सकते हो या मल्चिंग का यूज कर सकते हो या वाष्पोत्सर्जन को कम कर सकते हो। दूसरा था फसल प्रबंधन के लिए, जिसमें 7 सिद्धांत मेन थे, बाकी भी बस 7 सिद्धांत मेन है। कौन कौन से? पहला, फसलों का चुनाव ऐसी करो जिसको कम जल की आवश्यकता है। दूसरा, फसलों में भी ऐसी किस्मों का चुनाव करें जिनको और ही कम जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कि अगर आपने बुआई की है या बीज दर दी है तो बीज दर अगर बीज है तो 20 से 25% ज्यादा हो, परंतु पौधे 20 से 25% कम हो। रीजन क्या है वो हमने भी डिस्कस किया था। लास्ट वाला है खरपतवार नियंत्रण की, ज्यादा से ज्यादा इसमें खरपतवार ना हो, क्योंकि खरपतवार क्या करेंगे, ज्यादा मात्रा में पानी को वेस्ट करेंगे और शुष्क क्षेत्रों में वैसे ही पानी की कमी होती है। लास्ट खाद उर्वरक और उसके बाद था मिश्रित खेती वाला। तो ये था अपने शुष्क खेती वाला लेसन नंबर 5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया, और नहीं आया